स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में ठंड और कोहरा का डबल अटैक सामने आया है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। जब बिहार में ठंड और बढ़ गई है, जब बेतिया, गोपालगंज, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, शिवहर, सहरसा और भागलपुर समेत 12 शहरों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक न्यूनतम तापमान और गिरने की उम्मीद है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। जहाँ अगले 2 दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में सुबह और फिर शाम को कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल सकती है, जिससे ठंडी हवाओं का असर और बढ़ जाएगी। इस वजह से पूरे बिहार में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जब पिछले 24 घंटे में पटना, गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और फिर 4 अन्य शहरों में कोहरा छाया रहा। जब सुबह सुबह हल्की ठंडी रही, जबकि बेगूसराय में हल्के बादल भी छाए रहे। समस्तीपुर में सबसे कम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुपौल में सुबह सुबह कोहरा और मधेपुरा में घना कोहरा भी देखा गया। वहीं पर मौसम विभाग ने कहा है कि इस दिसंबर बिहार के कई हिस्सों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इस साल वेदर सिस्टम के असर से ज़्यादा हल्की फुल्की बूंदाबूंदी होने की संभावना है। ये बारिश सर्दियों का पैटर्न बदल सकती है, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं पर मौसम विभाग का कहना है कि सहरसा, सुपौल, खगड़िया, बांका और जमुई समेत उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में मिनिमम तापमान नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहने की संभावना है। यही हाल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का भी है। इसके उलट उत्तर बिहार और मगध, भोजपुर इलाकों के ज़्यादातर जिलों में रात का तापमान नॉर्मल 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोस्तों बिहार में स्पेशल स्कूल खुलने जा रहे हैं, जहां पर 10वीं 12वीं पास छात्रों को स्कूटर मिलेंगे। जी आपको बता दूं कि पटना में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बुधवार को एक बड़ा ऐलान हुआ है। समाज कल्याण विभाग के सचिव वंदना प्रेसी ने कहा कि बिहार में अब दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल सामान्य स्कूलों से अलग होंगे, जहाँ पर बाथरूम से लेकर के क्लासरूम तक हर सुविधा बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार तैयार की जाएगी। लक्ष्य साफ है कि दिव्यांग बच्चे बिना किसी रुकावट के 10वीं और फिर 12वीं तक पढ़ सके। सचिव ने बताया है कि सरकार नई योजना पर विचार कर रही है, जिसके तहत 10वीं और फिर 12वीं पास करने वाले दिव्यांग बच्चों को विशेष तरह के स्कूटर दिए जाएंगे। जब प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। जब मंजूरी के बाद इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। जब विभाग स्तर पर इस पर काम शुरू भी कर दिया गया है। वहीं पर दिव्यांग युवाओं के लिए विभाग एक और बड़ा कदम उठाने वाला है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को सरकार की ओर से 1 लाख देने की योजना तैयार की जा रही है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 50,000 देने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे छात्रों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और फिर आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। दोस्तों तेजस्वी यादव एक बार फिर से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। राबड़ी देवी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जहां राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया है। उधर विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनी है। दोनों पहले भी सभा एवं परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे। सरकार बदलने के बाद दोनों सदन में नए सिरे से नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक एवं सचेतक का चयन किया जाता है। वहीं पर इससे पहले महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया था। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार एवं विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने अपने सदनों में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा की। मौके पर सदस्यों ने दोनों को बधाई दी। आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कुल सीटों का कम से कम 10% लाना अनिवार्य होता है। इस हिसाब से 25 सीटें राजद ने जीती थी। तब ये प्रश्न उठने लगा था कि क्या तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर रह पाएंगे। वहीं पर 10% के हिसाब से सीटें होने के कारण उन्हें ये पद फिर से दिया गया है। इससे पहले महागठबंधन के विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया था। तब उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि सदन में नेता प्रतिपक्ष और फिर विपक्ष के विधायक के तेवर क्या होता है। वहीं पर फिलहाल तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। जब बुधवार को सदन की कार्यवाही में उनके नहीं पहुंचने पर जदयू ने खूब तंज कसा। जदयू विधान पार्षद कटाक्ष करते हुए उन्हें हर ओर तलाश रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वे उपस्थित नहीं थे। इस बार विधानसभा में लालू परिवार से केवल तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव राघोपुर से निर्वाचित हुए हैं, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हार चुके हैं।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के मामले में केवल अतिक्रमणकर्ता ही नहीं बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और फिर बाद में न्यायालय के आदेश पर उसे हटा दिया जाता है, जिससे गरीब जनता परेशान होती है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण रोकने और फिर मुक्त कराने की संयुक्त जिम्मेदारी तय हो, जाँच करके गैर जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही स्थापित की जाए और फिर जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली की कार्रवाई हो। वहीं पर स्थानीय थाना और फिर अंचल प्रशासन ईमानदारी से कार्य करे ताकि अतिक्रमण की स्थिति ही ना बने। वहीं पर सरकारी जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए विजय सिन्हा ने सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि कई जिलों में सरकारी जमीन पर कब्जे की व्यापक शिकायतें मिल रही है। इसके समाधान के लिए विशेष टीम गठित करके सत्यापन और फिर निगरानी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर उप मुख्यमंत्री ने अंचल अधिकारियों से लेकर के प्रमंडलीय आयुक्त स्तर के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता जताई है। दोस्तों, भाजपा के दो नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहीं पर पत्नी रेनू हुसैन के अतिरिक्त बेटे अरबाज हुसैन और फिर अदीब हुसैन भी सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ थे। रेनू हुसैन ने प्रधानमंत्री को 100 लिखित काव्य संग्रह भेंट की है। वहीं पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री से उनकी पारिवारिक मुलाकात अत्यंत आत्मीय एवं हृदय स्पर्शी रही है। प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत के प्रगति और फिर सम्मान के प्रतीक है, जब वे हर देशवासी के दिल में बसते हैं और फिर हर कोई उन्हें दिल की गहराई से प्यार करता है। जब उनसे मिलना एवं उनका स्नेह पाना हर किसी की दिली ख्वाहिश है। वहीं पर मोदी से मुलाकात और उनसे मिले स्नेह आशीर्वाद को पूरे परिवार ने खूबसूरत यादों की तरह संजो लिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देशवासी के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जब से देश की कमान संभाली है, भारत हर क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। देश तेज रफ्तार प्रगति कर रहा है और फिर आमजनों का जीवन खुशहाल हुआ है। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने भारत को पूरे विश्व में शक्तिशाली, समर्थ और सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया है। दोस्तों, बिहार में दूध, अंडा और मांस उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुआ है। जी हाँ, वृद्धि दर में, यहाँ तक कि वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत से भी बिहार आगे निकल गया है। आपको बता दूं कि बिहार में दूध, अंडा और मांस उत्पादन में पिछले 1 साल के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अंडा उत्पादन में जहां पर करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पर दूध उत्पादन के मामले में बिहार देश में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। जब मांस उत्पादन में भी 4% की वृद्धि के साथ बिहार राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जब भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि बिहार ने दूध, अंडा और फिर मांस उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर्ज करके राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर दूध की वार्षिक दर 3.58%, अंडे की 4.44% और मांस की 2.46% रही है। इसके मुकाबले बिहार में ये सभी बढ़ोतरी कर दी, इनमें सभी में बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों, बिहार में बड़ा प्रशासनिक फैसला हुआ है। यहाँ पर मंत्री मंगल पांडे सहित 6 मंत्रियों को पर्सनल सेक्रेटरी मिला है। जहाँ सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार को एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए नीतीश कैबिनेट के 6 प्रमुख मंत्रियों के लिए आप्त सचिव की नियुक्ति कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अलग अलग अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियुक्ति के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि BAS के अधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें से कई पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। जब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को मंत्रियों के आप्त सचिव यानी कि सरकारी के रूप में तैनात किया गया है। सरकार के उस सचिव राजीव रंजन दास द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों की सेवाएं अगले आदेश तक या फिर मंत्रियों का द्वारा सेवा वापस किए जाने तक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंप दी गई है। अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा इनकी विधिवत नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत की जाएगी। दोस्तों, बिहार में बुलडोजर नहीं चलेगा।
बुलडोजर का राज नहीं चलेगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है भाकपा माले का। दरअसल भाकपा माले द्वारा पूरे बिहार में मनाए जा रहे राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत गया शहर में बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शन का मुख्य नारा था बुलडोजर नहीं, जमीन का पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो। जब विरोध जताने वाले प्रदर्शनकारी अंबेडकर पार्क से जुलूस की शक्ल में जीबी रोड होते हुए टावर चौक पहुंची, जहां पर एक सभा आयोजित करके सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया है। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव निरंजन कुमार ने कहा कि नई एनडीए सरकार के गठन के बाद गया सहित पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों, दलितों और फिर फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और फिर पुनर्वास के हजारों परिवारों को उजारा जा रहा है, जो सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करती है। वहीं पर निरंजन कुमार ने मांग की है कि भूमिहीन गरीबों को भूमि का पर्चा दिया जाए और फिर उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें बार बार बेघर होने का खतरा ना रहे। वहीं पर फुटपाथों पर अपना रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में एक भी वेंडिंग जोन का न होना सरकार की बदइंतजामी का प्रमाण है। उनके अनुसार बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए फुटपाथी दुकानदारों को हटाना उनकी आजीविका पर हमला है। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचते हुए एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया है। इस AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने को लेकर के भाजपा और फिर कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जब भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला द्वारा तीखी निंदा किए जाने के बाद सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस लीडर द्वारा डॉक्टर रागिनी नायक पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि वे फिर से ऐसा कर रहे हैं। 2014 के चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के कद को लेकर के सवाल उठाया था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो एक टेंट मुहैया कराएंगे जहां पर मोदी आकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाय बेच सकेंगे। संबित पात्रा ने आगे कहा है कि आज कांग्रेस को एक नया मणिशंकर अय्यर मिल गया है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नया मणिशंकर अय्यर उसी चाय वाले पर तंज कसता है तो फिर कांग्रेस का क्या होता है। जब भाजपा सांसद ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने देश को लूटा वो एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बनने से नाखुश हैं और फिर वे घबरा गए हैं। दोस्तों, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र समेत 5 विधायकों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल बात है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने 18वीं विधानसभा की पहले सत्र के लिए 5 सदस्यों को अधियासी सदस्यों के रूप में मान्यता दी है। इसमें राम नारायण मंडल, रत्नेश सदा, भाई वीरेंद्र, कमरल होदा और फिर ज्योति देवी शामिल है। साथ ही साथ अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति के गठन की भी जानकारी सदन को दी है। जब कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों में अध्यक्ष इसके सभापति होंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव और राजू तिवारी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में विधानसभा के उपाध्यक्ष के अलावा श्रवण कुमार, विनोद नारायण झा और भी कई सारे लोग को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 91,717 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुपूरक बजट पेश किया। यह द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, युवाओं को शिक्षा और फिर रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। अकेले मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए सबसे ज्यादा 1885 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सदन में पेश वित्तीय अनुपूरक बजट दस्तावेज के अनुसार वार्षिक योजना मद के लिए 51,253 करोड़ रुपए, वेतन अन्य प्रतिबद्ध मद व्यय मद में 40,463 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्र योजना में 0.343400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पर महिला रोजगार योजना के बाद दूसरी सबसे बड़ी राशि 1885 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए लागू की गई है। यह योजना के तहत महिला को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए पहले 10,000 और उसके 6 महीने के बाद कार्य के आधार पर 2 लाख रुपए का प्रावधान है। अब तक योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए की राशि भेजी गई है।
दोस्तों सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड क्षेत्र के पचरुखी बाजार, भवानीपुर मोड़ और फिर गम्हरिया बाजार और तरवार बाजार में सड़क और फिर सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर के जिला प्रशासन और अंचल प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को अंचलाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि माइकिंग के माध्यम से अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों और फिर व्यवसायियों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का अंतिम अल्टीमेट दे दिया गया है। अंचल कार्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासन बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। दोस्तों भाजपा विधायक प्रमोद कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फिर मोतिहारी से भाजपा विधायक प्रमोद कुमार का एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक महिलाओं को लेकर के ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं जिसे सुनकर के किसी का भी सिर सर में से झुक जाए। जब वायरल वीडियो में एक सवाल के जवाब में प्रमोद कुमार ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। उन्होंने कैमरा के सामने बेबाकी से कहा कि बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ता के साथ सोना। मोबाइल पर देखिएगा तो फिर बहुत लेडीज़ जो हैं वह अपने आप में संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। जी हाँ, प्रमोद कुमार यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए दोहराया है कि मोबाइल पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जहां पर महिलाएं कुत्ते के साथ सोती है। तो ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई है। लोग विधायक की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि जिस आधी आबादी यानी कि महिलाओं की वोट के दम पर एनडीए ने बिहार में जीत हासिल की है और सरकार बनाई है, उसी आधी आबादी के लिए विधायक जी के विचार इतने निम्न स्तर के हैं। वीडियो को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है और किस संदर्भ में शूट किया गया है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं के चरित्र और फिर आचरण पर ऐसी टिप्पणी की है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 2022 तक देश को हर हाल में पॉलीथीन मुक्त बना देना है। इसी क्रम में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक और फिर पॉलीथीन पर बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। सरकार के एक अथक प्रयास के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में अब भी पॉलीथीन और फिर सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। गलियों, सड़कों और फिर नालियों में प्लास्टिक और फिर पॉलीथीन के ढेर लगे तथा देखे जा सकते हैं, जिससे जल निकासी की व्यवस्था भी बाधित हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक पॉलीथीन का निर्माण होता रहेगा तब तक इसका उपयोग भी लगातार जारी रहेगा। सब्जी विक्रेताओं ने बताया है कि ग्राहक थैला लेकर के सब्जी लेने नहीं आते हैं, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में पॉलीथीन में ही सब्जी देनी पड़ती है। वहीं पर ग्राहकों की उदासीनता के कारण दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का सहारा लेना पड़ रहा है। तकनीकी रूप से 40 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। इसमें कैरी बैग, कप, पानी और फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें शामिल है। वहाँ पर स्ट्रॉ और फिर फूड पैकेजिंग शामिल है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का केवल 5 से 7% ही रिसाइकल हो पाता है। पॉलीथीन के उपयोग से जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो रही है। लैंड फिल में डाले गए प्लास्टिक पानी के संपर्क में आने पर खतरनाक रसायन बनाते हैं, जो भूजल के स्तर को प्रदूषित कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में आखिर बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों गूंज रहा है? वहीं पर मंत्री अशोक चौधरी ने पूछा है कि हमारे वाले उनसे कम है क्या? दरअसल ग्रामीण कार्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने पूछा है कि योगी आदित्यनाथ से सम्राट चौधरी कम है क्या? योगी का मॉडल है तो फिर सम्राट चौधरी का भी अपना मॉडल है। विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चर्चा राज्य भर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के हो रही थी। प्रश्न था कि क्या बुलडोजर बाबा सीएम योगी के मॉडल को उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार में अपना रहे हैं? चौधरी का उत्तर था, हर आदमी का अपना मॉडल होता है। क्या सम्राट चौधरी योगी से कम है क्या? सम्राट युवा है, उनके काम करने का अपना तरीका है। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं। वहीं पर वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है। राज्य में चल रहा अतिक्रमण हटाने के अभियान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों का अतिक्रमण मुक्त रहना जरूरी है। वहीं पर राजधानी पटना तक में सहज ढंग से लोग नहीं चल पाते हैं और जहाँ उन्होंने राजभवन का नाम बदल करके लोक भवन करने के निर्णय की सराहना की है, लेकिन ये भी कहा है कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक खराब हो गई। स्पीकर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जब बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के अभिभाषण के दौरान माइक खराब हो गया था। करीब 5 मिनट तक कभी माइक म्यूट हो जाता तो कभी आवाज़ धीमी हो जाती। इसे देख करके राज्यपाल और फिर सदन में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तमाम नेता हैरान रह गए। जिस साउंड प्रॉब्लम के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी तेज बोलता हूं। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक में उत्पन्न व्यवधान पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव और फिर संबंधित पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। बिहार विधानसभा सचिवालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस बात की जानकारी दी है। वहीं पर बताया गया है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने प्रभारी सचिव को ये निर्देश दिया है कि इस व्यवधान के लिए जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्पीकर ने कहा है कि बिहार विधानसभा से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि प्रथम दृष्टि ये पाया गया है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिस्थापित ऑडियो पैनल में हुई गड़बड़ी से ये व्यवधान उत्पन्न हुआ। दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल तीसरा दिन था। सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहे। जब मीडिया ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से तेजस्वी के बारे में पूछा तो वो भड़क गए और भाषा की मर्यादा तोड़ डाला। दरअसल बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी चर्चा में रही है। यह शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में कल मीडिया कर्मियों ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से इसको लेकर के सवाल पूछा तो वह भड़क गए और भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए मीडिया कर्मी को कहा कि पगला गया कारे। इतना बोल करके वे वहां से निकल गए। आपको बता दें कि हाल के दिनों में ऐसे कई मौके आए जब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के कई ऐसे बयान आए हैं जो चर्चा में रहे हैं। इसको लेकर के उनकी खूब निंदा भी हुई है। जब चुनाव से पहले मनेर विधायक विधानसभा के एक सचिव के साथ उनकी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सचिव को धमकाते सुने गए। इसका ऑडियो वायरल हुआ था और फिर मामला थाने तक जा पहुंचा था। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM पार्टी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद ने हाल ही में बयान देकर के ये संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर कुछ असंतोष है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि वे मंत्री बने। माधव आनंद ने कहा कि मंत्री बनने के लिए हर काबिलियत मुझ में है। मैं अर्थशास्त्री हूं और फिर 55 देशों की यात्रा कर चुका हूं। लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूं और फिर मेरा अनुभव भी काफ़ी है। उम्मीद है कि भविष्य में मुझे मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। माधव आनंद ने हालांकि ये भी कहा कि वर्तमान में पार्टी का निर्णय यह है कि केवल मंत्री विधायकों की ही शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी का निर्णय है कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये निर्णय पार्टी के नीति का हिस्सा है और फिर इससे पार्टी में कोई टूट नहीं होगी। दोस्तों, बिहार सरकार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। जी हाँ, बिहार सरकार का कहना है। आपको बता दूं कि कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपना भाषण दिया, यानी कि अभिभाषण हुआ राज्यपाल का। उन्होंने इस दौरान कहा कि आने वाले 5 वर्षों में सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देगी। जब बिहार में अब 5,02,000 शिक्षक कार्यरत हैं और राज्य के यानी कि बिहार के 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। IGIMS को 3000 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे छात्रों को बाहर जाने की जरूरत कम हुई है। वहीं पर राज्यपाल ने कहा है कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जिन महिलाओं का व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा है उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की तैयारी है। वहाँ पर ग्राम परिवहन योजना अब पंचायत स्तर तक लागू कर दी गई है। तलाकशुदा महिलाओं की सहायता राशि बढ़ाकर के 25,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी दोहराई गई है। वहीं पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नीतीश कुमार को सदन का नेता चुना गया। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी गई। जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव
इन दिनों चर्चाओं में है, पर इस बार किसी सियासी बयानों से नहीं बल्कि अपने नए वीडियो के कारण। लालू यादव के बड़े बेटे थे और फिर पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव भले ही राजनीतिक और फिर पारिवारिक हाशिए पर हो, लेकिन उनकी भक्ति छवि लगातार सुर्खियां बटोर रही है। यह 3 दिसंबर की सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसने उनके मौजूदा भावनात्मक और फिर राजनीतिक संकेतों को उजागर कर दिया है। 4:45 बजे पोस्ट किए गए इस वीडियो में तेज प्रताप यादव अपने पटना स्थित सरकारी बंगले में धूप की ओर आंखें मूंदे खड़े दिख रहे हैं। आसमानी जींस, काली हुडी और फिर लाल शर्ट पहने हुए सूर्य को निहारते दिखते। वीडियो में बैकग्राउंड में भोलेनाथ का रुद्ररूप वाला भजन चल रहा है, जबकि एक व्यक्ति उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करता नजर आता है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके कैप्शन में की हो रही है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब दुनिया आपको बुरा महसूस कराती है तो फिर महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। राजनीतिक जानकार इसे परिवार और फिर पार्टी के भीतर चल रहे तनाव की ओर उनका अप्रत्यक्ष इशारा मान रहे हैं। तेज प्रताप यादव हाल के दिनों में खुद को अकेला बताते रहे हैं और महुआ में अपने खिलाफ प्रचार पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा में बुरी हार झेलने के बाद कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में समीक्षा बैठक बुलाई थी ताकि हार की वजहों का विश्लेषण हो सके और फिर संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही है कि 15 जिला अध्यक्ष बैठक में पहुंचे ही नहीं, जब पार्टी ने इस गैर हाजिरी को अनुशासनहीनता माना है और सभी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बिहार कांग्रेस के भीतर यह घटनाक्रम ये संकेत देता है कि चुनावी झटके के बावजूद पार्टी का निचला ढांचा अभी भी सुस्त और बिखरा हुआ है। सदाकत आश्रम में बुलाई गई बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि चुनाव हार के कारणों की सघन समीक्षा का मंच थी। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और फिर बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरो ने बैठक में साफ कहा है कि 2025 की तैयारियों के लिए अनुशासन और फिर सक्रियता अनिवार्य है। इस महत्वपूर्ण बैठक में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, मधुबनी, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, जमुई, बक्सर, गया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा सहित 15 जिलों के जिलाध्यक्ष अनुपस्थित रहे। पार्टी का मानना है कि चुनाव हार के बाद जिस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, इस समय जिलाध्यक्ष का इस तरह से बैठक से गायब रहना संगठन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, किशनगंज डीएम विशाल राज को प्रमोशन मिला है। जहाँ बिहार सरकार ने आज उनको प्रमोशन दे दिया गया है। जहाँ किशनगंज वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि किशनगंज जिले के डीएम को सचिव स्तर पर पदोन्नत कर दिया है। जहाँ सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि बिहार के कुल 8 जिलाधिकारियों को एक साथ ये प्रमोशन दिया गया है। जहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले को प्रशासनिक ढांचे में मजबूती, जिलों के कामकाज में तेजी लाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। जब बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक स्तर पर बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारियों को अपर सचिव स्तर में प्रमोशन देकर के बड़ी जिम्मेदारी और फिर उच्च ग्रेड प्रदान किया है। इस लिस्ट में किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज का नाम भी शामिल है। ये पदोन्नति न सिर्फ उनके प्रशासनिक कामकाज की सराहना है बल्कि जिले के भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यह किशनगंज में पिछले कुछ महीने से विकास कार्यों में तेजी आई है, चाहे वह महिला रोजगार योजना हो, राजस्व कार्यों में सुधार हो या फिर रोजगार और पंचायत स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन हो। इन सभी गतिविधियों के दौरान जिलाधिकारी विशाल राज की कार्यशैली की चर्चा होती रही है। जब सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें कुल 8 जिलाधिकारियों को नए ग्रेड में प्रमोशन दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में केवल ग्रेड प्रमोशन का जिक्र है, पोस्टिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि फिलहाल अभी अधिकारी अपने अपने पद पर कार्यरत रहेंगे, लेकिन उन्हें अब अपर सचिव स्तर का वेतनमान और जिम्मेदारी मिलेगी। जब प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि अगले चरण में कई जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। नई सरकार प्रशासन को मजबूत और फिर तेज करने के लिए एक बड़े कदम उठाने की तैयारी में। जब किशनगंज में लोगों ने इस खबर का स्वागत किया है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के मौजूदा कामकाज में पहले से ही पारदर्शिता और फिर कार्यशीलता दिखाई दे रही है और प्रमोशन से डीएम का मनोबल और बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले से एक बात साफ है कि प्रशासन में मेरिट और प्रदर्शन को महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, AIMIM ने बिहार के नए विधायकों को बिहार विधानसभा में नई जिम्मेदारियों का देने का ऐलान कर दिया है। इसमें बहादुरगंज के विधायक तौसीफ आलम को पार्टी ने विधानसभा में व्हीप नामित किया है। यानी कि सदन में पार्टी अनुशासन और दिशा तय करने की महत्वपूर्ण भूमिका अब बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम के पास होगी। वहीं पर पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोड़ के विधायक अख्तरुल ईमान को AIMIM ने विधानसभा का फ्लोर लीडर बनाया है।
यानी कि सदन में पार्टी की नीतियों, सवालों और राजनीतिक रुख को सबसे मजबूत तरीके से वहीं पेश करेंगे। ये बदलाव सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सीमांचल की आवाज़ को और बुलंद करने की तैयारी माना जा रहा है। जी हाँ, किशनगंज और सीमांचल की राजनीति से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि AIMIM ने बिहार विधानसभा के लिए अपने संगठनात्मक ढांचे में 2 अहम नियुक्तियां की है, जिनका प्रभाव सीधे तौर पर सीमांचल की राजनीति पर पड़ेगा। जब पार्टी ने बहादुरगंज के विधायक जनाब तौसीफ आलम को बिहार विधानसभा में AIMIM का पार्टी व्हिप नामजद किया है। जब व्हिप का पद विधानसभा की कार्यवाही में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अब सदन में AIMIM के विधायकों का अनुशासन, मतदान के दौरान पार्टी लाइन तय करना और बहसों के समय पार्टी की स्थिति स्पष्ट रखना है। इन सभी जिम्मेदारियों की बागडोर अब जनाब तौसीफ आलम साहब संभालेंगे। ये पद उन विधायकों को दिया जाता है जिन पर पार्टी को पूरा भरोसा होता है कि वे सदन में रणनीति और फिर लाइन को मजबूती से लागू करेंगे। दूसरी बड़ी नियुक्ति अमोड़ विधायक और AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान को लेकर के है। जब पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा में अपना फ्लोर लीडर नामित किया है। फ्लोर लीडर वह व्यक्ति होता है जो सदन में पूरी पार्टी का चेहरा होता है। जब वह सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है और विपक्ष के मुद्दे को सामने रखता है और हर बहस में पार्टी की आधिकारिक नीति को स्पष्ट रूप से पेश करता है। अख्तरुल ईमान लंबे समय से सीमांचल के मुद्दों, वक्फ कानून, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए सवालों पर अपनी मजबूत आवाज रखते आए हैं। दोस्तों, कोचा धमन के पूर्व विधायक इजहार अस्फी साहब के पुत्र इम्तियाज अस्फी उर्फ गुड्डू एक नए विवाद में फंस गए हैं। जहां दलित समाज से आने वाले युवक चंद्रकिशोर राम ने उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये टिप्पणी न सिर्फ अपमानजनक थी बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई, जिसका मकसद दलित युवक को नीचा दिखाना और फिर सार्वजनिक रूप से अपमानित करना था। पूरा मामला 13 जून 2025 को तब शुरू हुआ जब इम्तियाज अस्फी उर्फ गुड्डू ने अपनी निजी आवाज पर एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया। चंद्रकिशोर राम के मुताबिक इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दलित समाज को लेकर के ऐसी टिप्पणी की जो सीधे तौर पर SC और ST एक्ट के दायरे में आती है। दावा है कि ये वीडियो बाद में फेसबुक पर वायरल हुआ और देखते ही देखते मामला चर्चा का विषय बन गया। जब वीडियो वायरल होते ही शिकायतकर्ता ने किशनगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामला SC ST थाना पहुंचा और थाना अध्यक्ष दीपू कुमार की ओर से FIR दर्ज करा ली गई है। जब पुलिस ने बताया है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और वीडियो के हर हिस्से की फोरेंसिक रूप से जांच भी कराई जाएगी ताकि ये तय किया जा सके कि वीडियो एडिटेड है या फिर ओरिजिनल। वहीं पर दूसरी ओर इम्तियाज अस्फी ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनका इरादा किसी भी समाज या फिर जाति या वर्ग को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में कही गई बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया गया है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उनका कहना है कि वे जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। आपको बता दूं कि इम्तियाज अस्फी द्वारा जो बातें कही गई है, हालांकि वो बातें नहीं कहना चाहिए और किसी को भी इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की बातें लगभग गाँव समाज में बोली जाती है, जी हाँ, जो कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग अनजाने में बोलते हैं। ऐसे में अगर सब पर इस तरह की अगर FIR होने लगे तो फिर इसका मतलब कि सब पर ही FIR हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये इलाका ज्यादातर ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में इस तरह की बातें बोली जाती है जो कि अनजाने में बोली जाती है। उन लोगों को भी नहीं पता है कि इसका मायने क्या है और इसको बोलने से किसको ठेस पहुंचेगी, उन लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन अनजाने में बोल दिया जाता है।